जी, अस्सलाम वालेकुम। मुन्ना केमिस्ट चैनल विद मुन्ना केमिस्ट चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका? अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों को याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर डिस्कस करना शुरू किया था रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में। आज हम उसका ही उस चैप्टर का जो दूसरा हेडिंग पार्ट है वो डिस्कस करना है। तो ज़रा काइंडली थोड़ा सा अपने आप को ज़रा सीरियस रखिएगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन को जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्शन काइनेटिक्स का वो क्या है, तो उसको आपने रिवाइज लाजमी करना होता है। स्टूडेंट एक बात तो जहन में हमेशा रखे कि जब भी आप कॉलेज लाइफ में भी थ्रू आउट जब से आप स्टडी लाइफ में एंटर हुए हुए हैं, हमारे खुद टीचर्स कहते थे कि आपने जब जो लेक्चर लिया होता है ना एक दिन पहले, आपने नेक्स्ट डे जाकर उस लेक्चर को लाजमी जो है वो पढ़ना होता है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपकी नेक्स्ट जिस तरह मतलब फ़र्ज़ करें आपको आज पढ़ा दिया गया और अब हम नेक्स्ट डे आप क्लास में जा रहे हैं, तो आपको वो लेक्चर रिवाइज़ होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पिछला लेक्चर है ना वो आपके कमिंग लेक्चर के साथ उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अब देखिए, हमने आज डिस्कस करना है रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होता है, यानी कि वो हमने बता दिया था इंट्रोडक्शन में, लेकिन अब हम लोगों ने पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। एक ही बात है ना, उसी के साथ रिलेटेड है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है? या आपको अब ये समझाया जाएगा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये रिएक्टेंट है, यानी कि ये वो चीज़ है जिसको आप यूज़ करके किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिला रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या है हमारे पास रिएक्टेंट है। इनके आपस में केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, आपस में एक दूसरे के साथ मिलने की वजह से हमारे पास एक दूसरी चीज़ बनना शुरू हो जाएगी, नई। सपोज दैट इज C+D, ये होगी हमारे पास प्रोडक्ट। जब ये मिलकर ये बनना शुरू होगा तो इसका मतलब है कि ये ख़त्म हो रहा होगा और ये बन रहा होगा। तो इसकी जो अमाउंट है या इसकी जो मिकदार है, या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कह सकते हैं, वो क्या होना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़, कम होना शुरू हो जाएगी। और इनके मिलने की वजह से, इनके आपस में केमिकल रिएक्शन की वजह से, इनके रिएक्टेंट की जो अमाउंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास फिर जो न्यू प्रोडक्ट बन रही होगी, उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज। ठीक हो गया? यानी कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, so the concentration of the products increase with the corresponding decrease in the concentrations of the reactant। क्लियर हो गया? ऐसे ही होना है, यानी कि ये ख़त्म होंगे तो ये बनना शुरू हो जाएंगे, लिहाजा दोनों ही कंसंट्रेशन में वेरिएशन तो आएगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, क्वांटिटी को। कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी, मिकदार। तो इनके बनने से इनकी कंसंट्रेशन में कमी आना शुरू हो जाएगी, उनके बनने से उनकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा जो है वो ज़्यादा होने लग जाएगा। तो इसलिए जो मैंने ए बी का वर्ड रिप्रेजेंट किया है ना, दैट इज़ मीन इज़ द रिएक्टेंट्स, और जो सी डी है दैट इज़ द प्रोडक्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी डी ही इस्तेमाल हो। आपकी जो सिलेबस वर्क है उसमें उन्होंने खाली ए को बी में चेंज किया हुआ है, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज किया हुआ है, मतलब वो तो फिर आप इसमें अब फिक्स तो नहीं है ना। डेफिनेशन एग्जांपल्स जो हैं वो हम लोग उसमें समझाने के लिए इस तरह के एग्जांपल देते हैं। अभी ये हमने आपको वो बताया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा, व्हाट आर हैपनिंग ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। बट इफ़ यू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ, ग्राफिकल इसको कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ग्राफिकली देखा ही जाता है, आपको पता है ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो एक सीधी लाइन आप लेते हैं वर्टिकल, एक आप लेते हैं हॉरिजेंटल। ठीक हो गया, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन। ओवरऑल शॉर्ट वर्डिंग में हम इसको वाई एक्सिस कहते हैं और इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्लियर हो गया? आई होप सब समझ आ रही है। अब वो क्या रहा है,
आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट आपके पास क्या, ए प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट पहले बहुत ज़्यादा मिकदार में थी, आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुई, कन्वर्ट होना शुरू हो गई। फिर क्या देखा जा रहा है कि उनकी मिकदार में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जा रही है, लिहाजा ग्राफ तो नीचे जाएगा ही जाएगा, जाएगा, ये होगा ज़्यादा से कम। दिस इज द रिएक्टेंट स्लोपिंग टूवर्ड्स द डाउन, ठीक। लेकिन साथ ही पैरेलल, जैसे ही इनकी प्रोडक्शन में जो चीज़ पहले कम थी, दैट इज व्हाट, प्रोडक्ट, बट आफ्टर द रिएक्शन व्हाट हैपनिंग, द रिएक्टेंट्स start to be increase, reactant product, sorry, when the product start to be increase, so then the value या concentration of the reactants will be decrease। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ एक दूसरे के साथ जो है ना, ये बिल्कुल ही वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाते हैं। मीन कि जितनी क्वांटिटी में इसकी डिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, उतनी ही क्वांटिटी में इनकी जो है इंक्रीजिंग वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। मीन के दोनों एक दूसरे के पॉइंट पे पैरेलल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जारी बात है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन प्रोसीजर तो चलता चला जा रहा है, तो फिर इसलिए फिर इनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन देखा यही जा रहा है कि एक बड़ा दूसरा कम हो रहा है। जो रेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट को, जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट्स को। आई होप कि ये आपको बात समझ आ रही है। और इसको जो ये लाइंस मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। इनके ग्राफ का स्लोप है कि शुरू में जो स्लोप था रिएक्टेंट्स का, वो बहुत ही ऊपर से जो नीचे की तरफ जा रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे वो पहले पीक पे था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आना शुरू हो गई। आई होप सो कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया स्टूडेंट। असल में ये सारा टॉपिक किसके अंदर रिकवर किया जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान। आपको ये बताया जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ये जो चेंजिंग आ रही हैं ये क्या हमें बता रही हैं। तो जाहिर बात है ये चेंज है, दिस इज कॉल्ड अ चेंज। तो चेंज आ किस में रहा है, कंसंट्रेशन में। फोकस करें, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अगर आपने डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे। यहाँ मैं अब इसकी डेफिनेशन लिखूंगी जो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। डेफिनेशन क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन द कंसंट्रेशन। याद आ गई ना, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, दोनों की, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी, इसलिए आप लिखेंगे रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट। अब मुझे ये बताएं कि जब ये सारा चेंज हो रहा होगा, जब तब तो डेफिनेटली जो है वो टाइमिंग में भी चेंज आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो लिहाजा आपने लिखना है कि जो ये वैल्यू है, change in concentration of reactant or product is divided by the time taking for the change, is divided by the time taking for the change। स्टूडेंट डेफिनेशन ना, ये मैं आपको एक बात बता दूं, स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं जो समझ के नहीं पढ़ते। अब इसमें मुझे बताया, एक चीज़ समझ अगर आ गई है और आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है, तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत है, कतई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको क्लियर है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे और या प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसमें वेरिएशंस आएंगी, तो डेफिनेटली टाइम तो कंज्यूम होगा। टाइम कितना कंज्यूम होगा वो भी मैटर करता है, जल्दी होगा कम, मतलब उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको और क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी रेट ऑफ रिएक्शन में ही डिस्कस की जाएंगी। तो हमें उधर से रेट के पॉइंट का आइडिया होता है कि फलां जो रिएक्शन हो रहा है वो कितना रेट ऑफ रिएक्शन रखता है। तो अब जो कि मैंने इसको तो डेफिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, लिहाजा आपको पता है कि जब हम लोग कोई भी इस तरह की बात करते हैं जो थोड़ा मैथमेटिकल टच देती है, तो फिर हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखें अभी कितना अच्छा यहाँ लिखा जाएगा, ये ज़रा देखें आप थोड़ा सा, कि रेट ऑफ रिएक्शन,
बेटे ये ना बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एमसीक्यू डिज़ाइन हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्या था ऊपर, क्या लिखा हुआ था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस बच्चे कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। किसके साथ डिवाइड किया होता है? टेकिंग टाइम टेकिंग फॉर चेंज, टाइम टेकिंग फॉर द चेंज। अब यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है स्टूडेंट? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टाइम का सेकेंड्स। तो ओवरऑल क्या फार्मूला कंसंट्रेशन का यूनिट बना? इसका बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। सॉरी यहाँ आपने माइनस लगाना है, ठीक है, पर कह रहे हैं ना हम, तो ये चीज़ जो है ना याद आपने करनी है। क्लियर हो गया? आई होप सो कि ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसमें आपको आपको मुश्किल नहीं होगी, इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ के याद कीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, आई होप सो कि मेरा ये दिया गया लेक्चर आपके आज जहन में अच्छे तरीके से ज़हन नशीं हो जाए, तो काइंडली मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी आसानी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।